सभी लोगों को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आज हमारा राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरंभ किया हुआ तीसरा और अंतिम दिन है। कल सीधा ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पर्व हम मनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है, उस योग के प्रोटोकॉल की कुछ अभ्यास जो हमें कल भी करने की पूरी दुनिया अभ्यासों करेगी, उन अभ्यासों को आज हम करेंगे। तो उसका एक व्यवस्थित क्रम क्या होना चाहिए वो आज के हम कार्यक्रम में जान रहे हैं। किसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें कैसे करनी चाहिए, सब हम आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना का क्रम, हम अपने हाथों को जोड़ लेंगे और प्रार्थना करने के लिए गहरे लंबे श्वास भरेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवाभारं यथा पूर्वे संजानना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम स्वस्ति स्वस्ति। आंखें खोलेंगे। ये प्रार्थना के बाद द्वितीय चरण है चलन क्रियाओं। सबसे पहले ग्रीवा चालन का अभ्यास हम कर रहे हैं। ग्रीवा चालन, अपने घुटनों पर हाथ रख करके हम गर्दन चारों तरफ घुमाएंगे। पहले दाएं ले जाए, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामने ले आए। फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर ले जाए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले आए। इस प्रकार से एक बार और करेंगे। हम प्रत्येक अभ्यास को दो दो बार करेंगे। तो ये हमारा ग्रीवा चालन चल रहा है, नेक मूवमेंट जिसको कहते हैं। दूसरा अभ्यास जिसमें गर्दन दाएं और बाएं ऐसे लगेगी, कान हमारा कंधे से स्पर्श होगा। धीरे धीरे करेंगे एक अभ्यास को। आज के अभ्यास को दे करके कोई नया व्यक्ति भी योग को आरंभ कर सकता है, इसके अनुसार कर सकता है। इसको कहते हैं ग्रीवा चालन। अब हम गर्दन के आगे और पीछे के अभ्यास को करेंगे। जिनको चक्कर आने की समस्या, वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, उनको ये आगे पीछे वाला अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग सहजता से इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये ग्रीवा चालन। अब दाएं और बाएं गोल गोल घुमाते हुए चलाएंगे 3 बार। दाईं ओर से श्वास भरते पीछे ले जाएं गर्दन को, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए आगे की तरफ। ऐसे 3 बार चला लें और 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज भी चला लें श्वास के साथ। और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ये एंटी क्लॉकवाइज भी चला रहे हैं। कंध चालन, कंधों के व्यायाम, रिलैक्स कंधों के व्यायाम के लिए हम बैठे हुए कंधों को, दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। कंधों को घुमाएंगे, हाथ अपने सर पर, श्वास भरते और छोड़ते, श्वास और छोड़ते। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी गोले बनाएंगे 5 बार। जैसे क्लॉकवाइज बनाया गोल गोल चक्र, इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। फिर कंधों के संचालन का दूसरा अभ्यास हमारा होगा, जिसमें हम गोल गोल ऐसे 3-3 बार दोनों तरफ से घुमा लें। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस ऐसे कोहनियों को स्पर्श करा रहे हैं।
ऐसे ही दूसरी ओर से भी इसको चला लेंगे, दोनों तरफ से सामने दृष्टि, और बिल्कुल शांत एकाग्र भाव से इस अभ्यास को करते हैं। योग के प्रत्येक अभ्यास को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, एकाग्र मन से करना चाहिए। अब हम कट्टी चालन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कट्टी चालन, हाथों को लंबा करके पीछे की तरफ खींचेंगे, जिसको हम कट्टी चक्रासन के रूप में कहते हैं। और दोनों पैरों में पहले फासला थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बढ़ा लेंगे थोड़ा, और फिर कट्टी चालन का अभ्यास करेंगे। चलिए, श्वास पूरा बाहर एक ओर घूम जाएंगे, यानी कि पहले दाईं ओर घूम और फिर वापस आए, श्वास भरते हुए आए और फिर बाईं ओर घूम गए, श्वास बाहर बाईं ओर घूम गए। इसमें किसी को यदि और सहजता करनी हो, श्वास बढ़ते वापस आ जाएंगे, तो हम क्या करें, दोनों पैरों में फासला बढ़ा लेंगे, बढ़ेंगे और फिर पूरा नहीं समेट करके इतना ले जाए, श्वास पूरा बाहर, वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी ओर भी, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। और तीसरे इसी के अभ्यास में ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ से स्पर्श कराते हुए जाएंगे, श्वास बाहर ऐसे ले जाएं, वापस आ जाए, कैसे स्पर्श होता है, दूसरा वाला अपने आप पहले को ऐसे छू जाता है। ये कट्टी चालन, वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे, जिसको हम कहते हैं घुटना संचालन। घुटना संचालन मतलब कुर्सी आसन। कुर्सी आसन में आ जाएंगे, सांस पूरा भरें और घुटनों के बल थोड़ा सा ऐसे झुकें, श्वास अंदर रोक कर रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर थोड़ा पैरों में फासला बढ़ा लेंगे, फिर एक बार फिर इस क्रिया को करें, श्वास भरें और धीरे धीरे घुटनों के बल झुकें, थोड़ी देर रुकें, घुटनों में खिंचाव तनाव का अनुभव करें और फिर वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए। अब घुटनों का संचालन कर लें, दोनों पैरों को पास में करके श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें। प्रत्येक अभ्यास हमारा श्वास के छोड़ने के और लेने के साथ चलता रहेगा, और विपरीत दिशा से भी। ये हमारा घुटनों का संचालन, यानी कि हमारा ग्रीवा चालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन, कटी चालन और घुटना चालन, जानु चालन जिसको कहते हैं। 4 अभ्यास हमारे हो गए। अब हम चलेंगे योगासनों की दृष्टि से, जो खड़े खड़े अभ्यास किए जाते हैं, जिसमें पहला है ताड़ आसन। तो ताड़ आसन की स्थिति बनाएंगे। ताड़ आसन हमारे शरीर को ताड़ की भांति आकृति दिखाने वाला, श्वास भर के स्टार्ट शुरू करेंगे। ताड़ आसन शरीर की स्थिति, मांसपेशियों को खिंचाव देता है और तनाव को दूर करता है। जिनको नींद नहीं आती वे भी ताड़ासन यदि रोज करते हैं तो उनको नींद आने लगती है, नींद स्वाभाविक रूप से आने लगती है। वापस आ जाएंगे, फिर से एक बार कर लें। ताड़ आसन, चलिए वापस आ जाएंगे। अब है वृक्षासन, जिसको ध्रुवासन के नाम से भी जानते हैं। तो वृक्षासन का अभ्यास हम कर रहे हैं अगले दूसरे आसन के रूप में, वृक्षासन।
एक पैर का संतुलन वृक्षासन में, इस ध्रुवासन में होता है, एक पैर का संतुलन। तो आप एक पैर पर पूरे शरीर के भार को हम संतुलित करते हैं और वहीं रुकते हैं। दूसरे पैर की एड़ी को एक पैर की जंघा के मूल से लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हैं और फिर हाथों को ऊपर खींचते हुए हथेलियां मिलती हैं और थोड़ी देर अपनी दृष्टि को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं, जिससे कि हम अधिक देर तक इसके संतुलन को बना सकते हैं। अब दूसरे पैर से इसको दोहराएंगे, धीरे धीरे वापस ले आए, से सामान्य है। अब दूसरे पैर से हम इसका अभ्यास करेंगे। एक एड़ी को इन्होंने लगाया जंघा के मूल से, घुटने को सीधा रखा है और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले, थोड़ी देर वहीं रोक कर रखा, थोड़ी देर रोकें। इससे शरीर पर नियंत्रण बढ़ता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता कम होती है। उसके अलावा हमारा शरीर संतुलित अथवा अर्थात जो है शरीर पर कंट्रोल भी बढ़ जाता है। संतुलन तो बढ़ता है, कंट्रोल भी बढ़ता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, सब पर कंट्रोल होना चाहिए। योग हमारे मन और शरीर दोनों पर कंट्रोल कर देता है। अब हम चलते हैं जिसको तीसरा आसन कहते हैं, पाद हस्तासन। तो अपन साइड से देख लेंगे इसको। दाईं ओर हम घूम गए और दोनों पैरों को पास में कर लिया। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके और धीरे धीरे कमर के भाग को पीछे से बाहर की ओर और दोनों हाथों को जमीन पर दोनों पैरों के पार्श्व भाग में, साइड्स में लगा देंगे और प्रयास करेंगे कि पूरा श्वास बाहर छोड़ करके हम झुकें और हथेलियां पूरी तरह से जमीन पर लग जाएं। ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं और हथेलियां जब पूरी तरह से जमीन पर लग जाएंगी तो हमारा माथा, जिसको हम फॉरहेड कहते हैं, वो हमारा फॉरहेड घुटनों से लगने लगेगा। ये पाद हस्तासन की स्थिति होती है। प्रारंभ में सबका तो लगेगा नहीं। जो कमर दर्द वाले हैं वे लोग इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि आगे झुकने से कमर दर्द बढ़ जाता है। सावधानियां भी आपके पता होनी चाहिए। पाद हस्तासन से हमारी जंघाओं की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, अच्छे ढंग से खींचती है तो उनके भीतर का तनाव निकल जाता है। करेंगे एक बार फिर से पाद हस्तासन। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और आगे की तरफ झुकेंगे, तो इस प्रकार से पूरी स्थिति हमारी बन जाएगी। और जब पूरी स्थिति बन जाएगी तो इस स्थिति को पाद हस्तासन कहते हैं। हाँ, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस रिलैक्स, विश्राम। अब हम करेंगे कटी अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। साइड से ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से देख सकेंगे। हमारे चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। तो अर्ध चक्रासन, श्वास पूरा भरें, हाथों को साइड में इस प्रकार से थोड़ा पीछे की तरफ करते हुए लगा रहे हैं और श्वास पूरा भर के पीछे शरीर को ऐसे झुका रहे हैं जिसमें घुटने भी हमारे सीधे रहेंगे और पूरी तरह से हम पीछे की तरफ भी चले जाएं। ये अर्ध चक्रासन कहलाता है। अर्ध चक्रासन सबसे अच्छा, बहुत अच्छा आसन है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन। एक एक आसन के बाद उसका उपासन भी हम देख रहे हैं। एक बार फिर से कर लेंगे। उपासन यानी काउंटर पोज या पूरक आसन। तो उपासन करना आवश्यक होता है। जब हम आगे झुकने वाला करते हैं तो पीछे झुकने वाला भी हमें करना आवश्यक होता है।
ताकि शरीर की स्थिति सामान्य बनी रहे। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, विश्राम। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे आप थक जाते हैं तो थोड़ा पैरों में फासला करके आप शरीर को ढीला छोड़ें और श्वासें भरते छोड़ते रहें धीरे धीरे। तो इसको कहते हैं रिलैक्स। क्योंकि बहुत कंटिन्यू व्यक्ति करता है तो नए व्यक्तियों को तो इतना अभ्यास नहीं होता, इसीलिए हम सबको इस प्रकार से ही करना चाहिए, जैसे कि बीच बीच में आप आराम भी करते रहेंगे तो शारीरिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। तो ये हमने किया अर्ध चक्रासन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। उसको सामने से देख रहे हैं, त्रिकोणासन का अभ्यास हम देख रहे हैं। श्वास पूरा बाहर और एक तरफ से हम इस प्रकार से लगा रहे हैं और आसन की स्थिति में आ रहे हैं। ये भी दो प्रकार से किए जाते हैं। एक प्रकार अभी हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे प्रकार अभी इसको दूसरे तरफ से दोहरा लेंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योगाभ्यास का प्रोटोकॉल हम कर रहे हैं। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। दूसरे प्रकार से त्रिकोणासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। अब इसमें हाथ ऊपर रखा जाता है और ऊपर वाले हाथ को देखा जाता है। दायां हाथ दाईं ओर जमीन से पांव से लगाते हैं, बायां हाथ बाईं ओर। वापस आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं श्वास भर के। फिर दूसरी ओर से दोहराएंगे इसको, दूसरी तरफ से। त्रिकोण आसन, इसके हमने आपको दो अभ्यास बताए, इन दोनों अभ्यासों को करना चाहिए। वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएंगे। ये खड़े खड़े वाले हमारे अभ्यास, ताड़ासन, ध्रुवासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन, ये 5 अभ्यास हमने खड़े खड़े किए। अब हम बैठ जाएंगे, बैठ करके करने वाले अभ्यासों को हम करेंगे। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं भद्रासन। भद्रासन में दोनों ही पैरों के तलवों को हम मिला करके बैठ जाते हैं। दोनों पैरों के तलवे जो है मिल जाते हैं, मिला करके बैठते हैं। और मिला करके बैठते हैं तो घुटनों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करते हैं। बस हिलाने वाली जो क्रिया कई सारे लोग जो जानते हैं वो सारी की सारी तितली आसन में आती है। इसमें तो केवल घुटनों को ज़मीन से लगा दिया जाता है और वहीं रोक दिया जाता है। जंघाओं पर खिंचाव अनुभव किया जाता है। श्वासों को गहरे भरा और छोड़ा जाता है। श्वासें गहरी लंबी लेते और छोड़ते रहते हैं, लेते और छोड़ते रहते हैं। और हर बार घुटनों को और साइड से ऐसे हाथों को लगा करके यूँ दबाया जाता है जिससे कि ये और ज़मीन पर जाए और बाकी का शरीर सीधा रहे। और फिर से वापस अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ लिया जाता है। इसको कहते हैं भद्रासन। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। ये बहुत सारे आसन बताए हुए हैं। मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम, मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुड़म वृषम। रिलैक्स, विश्राम। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए हम बैठ जाएंगे, दाएं अथवा बाएं होकर के अपने एक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। दोनों पैरों
को इस प्रकार से हम मोड़ के बैठते हैं जो घुटने से ऐसे बैंड हो जाए और दोनों ही पैरों की एड़ियों के बीच में फासला बना करके उसके ऊपर हम बैठते हैं और दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर, जंघाओं के ऊपर हमने रखा हुआ है। कमर बिल्कुल सीधी है, दृष्टि हम सामने रख सकते हैं और चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन यदि कोई हो सकता है तो वो वज्रासन हो सकता है। इससे पाचन की क्रिया अच्छी हो जाती है। क्योंकि सारा रक्त का प्रवाह जो है हमारे पेट की ओर होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ होता है, तो हमारा भोजन जल्दी पचता है। दूसरी जगह कहीं पर शक्ति नहीं लगती हमारी। अब इसको थोड़ा पीछे से इसके पैरों की स्थिति हम बता रहे हैं कि कैसे हमारे पैरों की स्थिति होती है। तो पैर दोनों अंगूठे जो है आपस में छूते हुए होते हैं। ये वज्रासन की स्थिति पीछे से हमारी दिखती है। चलिए फिर से अब सबसे आगे की तरफ आ जाएंगे। आगे से कैसा वज्रासन दिखता है वो हम देख रहे हैं। वज्रासन में आगे इस प्रकार से बैठते हैं। ये वज्रासन हमने किया है, इससे शरीर वज्र की भांति बनता है। ऐसा प्राय गांधी जी भी यदि किया करते थे तो काफ़ी घंटों तक वज्रासन में बैठते थे। महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। अब हम चलेंगे अर्ध उष्ट्रासन के लिए। दाएं अथवा बाएं घूम जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन और फिर पूर्ण उष्ट्रासन, ये अगले अभ्यास में बैठ करके दोनों घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद ही ये क्रिया हो पाएगी। वज्रासन में हम बैठे थे और उसके बाद ऐसे दोनों घुटनों के बल ऐसे खड़े हो गए और दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में थोड़ा थोड़ा फासला ले लिया जाता है। दोनों हथेलियों को खड़ी अवस्था में कमर पर लगा दिया जाता है और श्वास पूरा भरते हैं और कमर को आगे की तरफ दबाते हैं और सिर से पीछे की तरफ झुकाते हैं। कमर इसमें, रीढ़ की हड्डी इसमें पीछे की ओर झुकी भी होती है। पूरी तरह से इसमें रुका जाता है और श्वास छोड़ करके वापस आ जाते हैं। रिलैक्स। अब पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। श्वास पूरा भर के दाएं हाथ को दाईं एड़ी पर, बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर ऐसे रोक देते हैं। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से रुके थोड़ी देर रुका जाता है। ये पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास है। अभी हमने अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास किया था। वापस आ जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ करके अपनी वापस स्थिति को सामान्य कर लेंगे। रिलैक्स, विश्राम, अपने आसन की स्थिति में फिर आ जाएं। अब इसका काउंटर पोज, जो हम अगला अभ्यास जिसको हम कहते हैं शशक आसन, उस अभ्यास को हम कर रहे हैं। ये शशक आसन का अभ्यास है। ये इसके बाद करना आवश्यक होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल में इसको शामिल किया हुआ है। इसमें हमारी एड़ियाँ नितंबों को छूती हुई होती हैं। हमारा ललाट, फॉरहेड जो है ज़मीन को छूता हुआ होता है और हथेलियाँ और कोहनियाँ ज़मीन को छूती हैं। इसमें कोहनियाँ सीधी भी रख सकते हैं, तो कोहनियाँ सीधी कर लेंगे एक बार, बिल्कुल सीधी ऊपर उठा करके, केवल हथेलियाँ छू रही हैं। ये इस प्रकार से भी अभ्यास कुछ अलग अलग संस्थान के द्वारा किया जाता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को साइड से नीचे। ये शशक आसन यानी खरगोश के आकृति की तरह से दिखने वाला। एक बार फिर से इसको कर देंगे। दोनों घुटनों में फासला रखें और ज़मीन पर दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के अंदर से लगा करके और धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएं। ये शशक आसन दूसरा प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल में इसको शामिल किया गया था प्रथम और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 15 और 16 में। तो ये दूसरे प्रकार का शशक आसन। इसमें भी माथा ज़मीन से लग जाता है और श्वासें पहले बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं और फिर श्वासें सामान्य हो जाती है और कोहनियाँ इसमें खिंची हुई ऊपर की ओर उठी हुई रहती है। ये हमने जिसको हम कहते हैं शशक आसन, ये रिलैक्सेशन है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए और भी तमाम जो उत्तेजक रोग हैं बहुत ज़्यादा, उन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बाल जड़ने की समस्या से दूर होती है, याददाश्त अच्छी हो जाती है। श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं धीरे धीरे, उसी प्रकार से ऊपर से उठाते हुए
और श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथों को नीचे कर लेंगे। ये शशक आसन का अभ्यास, ये रिलैक्सेशन पोजीशन वाला भी था। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए भी वज्रासन में इसी प्रकार से बैठ जाते हैं। पहले हम सामने से देख लेते हैं, फिर इसको पीछे से देख लेंगे। तो पहले वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटनों को थोड़ा फासला दे करके इसको खोल लिया घुटनों को, और फिर अपनी स्थिति बनाई। एक हाथ की दूसरे कंधे के पीछे, दूसरे हाथ की पहले कंधे के पीछे, सामने की तरफ दृष्टि, और शरीर खिंचा तना हुआ सामने की ओर देखता हुआ रहेगा। ये हमारा उत्तान मंडूकासन का अभ्यास है। उत्तान मंडूकम वृक्षम, ये उत्तान मंडूकासन है। अब इसको छोड़ देंगे और इसको पीछे से भी हम देख रहे हैं। इसमें श्वासों की वैसे तो गति ऐसी होनी चाहिए कि श्वास हम भर करके अंदर रोक के रखें, लेकिन फिर भी आप इसमें श्वासें सामान्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रायः व्यक्ति की स्थिति बन जाए उसके बाद ही अब उसको श्वासों का अभ्यास करना चाहिए। तो उत्तान मंडूकासन दूसरी तरफ से भी देख रहे हैं, देखिए पीछे से देख रहे हैं, ऐसे हथेली लगती है कंधे के ठीक पीछे, और सामने गर्दन सामने की तरफ देखती हुई, इसको उत्तान मंडूकासन कहते हैं। विश्राम, वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास जो कि बैठने वाला एक अंतिम अभ्यास था। कुछ अभ्यास बाद में करेंगे हम जो लेट करके करने वाले हैं। तो पहला हम वक्रासन, बैठने वाला अंतिम आसन कर रहे हैं। वक्रासन के लिए अपने स्थिति बना लेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ, और दाएं पैर को मोड़ लेंगे, राइट लेग को नी से बेंड कर लेंगे, और उसके बाद बाएं हाथ को उठाएं और अंदर की तरफ से लेकर के इसकी कोहनी से, और दाएं हाथ को पीछे रखा हुआ है, ऐसे अंदर से लॉक करके घुटने को प्रेशर दे करके श्वास पूरा बाहर छोड़कर दूसरे वाले घुटने को छू जाएंगे। यानी कि बायां हाथ था तो बाएं ही घुटने को छुआ, लेकिन दाएं से होते हुए गया, तब जाकर के ये वक्रासन की स्थिति बनी। पूरे आसन के दौरान श्वास हमारा बाहर रुका रहेगा, बाह्य कुंभक यानी बाहर रुका रहे। श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं, रिलैक्स, विश्राम। इसी आसन को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, दूसरे पैर से इसका दोहराव करेंगे, रिपीट करेंगे। श्वास पूरा बाहर और पूरा पीछे घूम जाएंगे। इसमें सदा ध्यान रखें कि दायां पैर यदि मोड़ा है तो बाएं हाथ को ही ऊपर उठा करके उसी का लॉक करें। ये आवश्यक रूप से ध्यान होना चाहिए, नहीं तो गलत भी कर लेते हैं लोग। पीछे वाला हाथ इतना ही दूर हो कि कोहनी हमसे छूती भी हो। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। ये बैठने वाले समस्त आसन, जिसमें भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन या शशांकासन, वज्रासन, उत्तान मंडूकासन, वक्रासन, ये समस्त आसन हमारे पूर्ण हुए। रिलैक्सेशन, हम पीठ के बल आकर के रिलैक्स हो जाएंगे, पीठ के बल हम लेट जाएंगे। इसको कहते हैं उल्टे लेटना। पीठ के बल जब लेटते हैं उसको कहते हैं चित्त लेटना या फिर सीधे लेटना। इसमें मकरासन में हम आराम कर रहे हैं, एक हाथ दूसरे हथेली के ऊपर और दोनों पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट का हमने रखा हुआ है। दोनों पंजे बाहर की ओर, एड़ियाँ अंदर की ओर, और थोड़ी हम चाहें तो इन हथेलियों के ऊपर रख सकते हैं, और चाहें तो इस प्रकार से जैसे इन्होंने करवट ले रखी है वैसे ले सकते हैं। हथेलियों के ही ऊपर हम अपना सिर रखते हैं सदा। अब दाईं और बाईं करवट में इसको कर सकते हैं। इसमें लंबी लंबी श्वासें भर के हम रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्सेशन वाली पोजीशन हमारी होनी चाहिए। ये हमारा अभ्यास होता है जिसको हम कहते हैं मकरासन। मकरासन मगरमच्छ से मिलकर के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मकरासन में हमने अपने इस अभ्यास को, एक अभ्यास को देखा। दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, भुजंग आसन, जो कि सांप से जुड़ा हुआ नाम है। सांप को संस्कृत भाषा में भुजंग आसन कहते हैं। दोनों
भुजंग कहते हैं। दोनों पैरों को पास में रख देते हैं और पैरों के पंजों को खींच लेते हैं और दोनों हथेलियों को अपने कंधों के ठीक नीचे ज़मीन से लगा देते हैं, जैसे ज़मीन को हम धक्का दे रहे हैं। श्वास पूरा भर के नाभि तक के शरीर को ऊपर उठा लेते हैं। नीचे का भाग भी हमारा खिंचा हुआ हो पैरों वाला, और ऊपर का भाग भी ऊपर खिंचा हुआ हो, और आकाश में हमारी दृष्टि हो और श्वास अंदर रुकी हुई हो। ये हमारा अभ्यास कहलाता है भुजंग आसन। कमर दर्द वालों को प्रत्येक दिन इसका अभ्यास आवश्यक रूप से करना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये भुजंग आसन का अभ्यास है। फिर से एक बार कर रहे हैं भुजंग आसन को। श्वास अंदर रोक रखा है, इससे हमारे लंग्स भी मजबूत बनते हैं, इससे भुजाओं की मांसपेशियां अच्छी होती है, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत के साथ लचकदार बनती है, फ्लेक्सिबल बनती है। वापस आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, और फिर से मकर आसन में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। हल्का सा थोड़ी सी देर 5 से 10 सेकंड मकर आसन में आराम कर लें, जो अभी हमने किया था। और मकर आसन, भुजंग आसन, इसके बाद हम चलते हैं शलभासन की तरफ। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखा दें। शलभासन को हम कर रहे हैं। शलभासन करने के लिए हमें सबसे पहला दोनों ही पैरों को एक साथ ऊपर ले लेना है। श्वास पूरा भरें और श्वास भरने के बाद दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाएं, धीरे 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 ऊपर उठा करके वहीं रोक देंगे। और जब वहीं पैर रुक जाते हैं हमारे, तो इसको हम कहते हैं शलभासन। श्वास अंदर रुकती है और हमारे पैर ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं, होल्ड रहते हैं, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार फिर से इसी अभ्यास को करते हैं। श्वास पूरा भरें, हथेलियों का सपोर्ट देकर के आप जंघाओं को उठाएं। श्वास पूरा भर के इस प्रकार से उठा सकते हैं। प्रारंभिक साधक तो इस प्रकार से हथेलियों का सपोर्ट देके उठा सकते हैं। बाकी के जिनको अभ्यास हो जाता है वो हथेलियाँ नीचे ही रख करके करते हैं। तो इनको अभ्यास अच्छा है, इसलिए इनकी हथेलियाँ नीचे ही है। तो ये शलभासन का अभ्यास, ये भी कमर दर्द, पीठ दर्द और पेट की समस्याओं में विशेष लाभकारी आसन है। इसको हम कहते हैं शलभ आसन। तो शलभ आसन बहुत अच्छा अभ्यास होता है, तो ये रोज करने योग्य आसन है। तो बहुत सुंदर ये शलभ आसन हमने किया, और रिलैक्स विश्राम की तरफ हमारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शकों में ऋतु जी, राकेश जी नामा, गौतम जी बालानी और भी भारती जी और भी दर्शक हमारे लाइव इस कार्यक्रम को देख करके योगाभ्यास कर रहे हैं। इन सब का अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में सभी का। अब हम शलभासन के बाद चलते हैं पीठ के बल। धीरे धीरे पीठ के बल आ जाएंगे। ये पीठ के बल 3 अभ्यास हमने किए, मकर आसन, भुजंग आसन और शलभासन। अब हम पीठ के बल जैसे लेटे, तो पीठ के बल भी हम 5 अभ्यास करेंगे। फिर प्राणायाम और ध्यान में तो पहला अभ्यास जिसको हम कहते हैं सेतुबंध आसन। कंधरासन की तरह से सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों इस प्रकार से घुटनों से हमने फोल्ड कर लिया और दोनों पैरों के टखनों को हमने पकड़ा, श्वास पूरा भर लिया और पूरी तरह से इस कमर को हमने ऊपर उठाया और ऊपर उठाया। अधिकतम ऊपर उठाने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो ये सेतुबंध आसन अथवा कंधरासन कहलाता है। वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी स्थिति में आ जाएं। एक बार फिर से इसी आसन को हम दोहराएंगे। श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएंगे, अधिकतम हम इसमें ऊपर उठाया करते हैं, और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए आ जाते हैं।
रिलैक्स, विश्राम। अब अगला अभ्यास करने से पहले रिलैक्स हो जाए, थोड़ा शरीर का अवलोकन, शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। उत्तान पाद आसन, नेक्स्ट प्रैक्टिस, अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन का हम करते हैं। दोनों पैरों को हमने ऊपर एक साथ श्वास भरने के बाद उठाया, थोड़ा सा और हम नीचे इसको कर लेते हैं। 30 से 45 डिग्री तक अपने पैरों को हम ऊपर उठा करके वहीं रोक के रखते हैं और हमारे मन को टिका के रखते हैं हमारे नाभि, हमारे पेट पर। थोड़ी देर इसमें रुकते हैं, जल्दी से वापस नहीं आते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले आते हैं, फिर से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हर आसन के बाद आपको 5 से 10 सेकंड आराम करना ही चाहिए। एक बार फिर श्वास पूरा भरें और एक बार फिर से दोनों पैरों को 30 से 45 डिग्री की स्थिति में उठाएं, पंजों को सामने की ओर खींच लेवें। आप वृक्षों के, पेड़ पौधों के पास में योगाभ्यास करेंगे, खुले में करेंगे तो अधिक लाभ होगा। श्वास बाहर, वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम। एक शोध के अनुसार पीपल के वृक्ष के नीचे किया हुआ योगाभ्यास बहुत अधिक लाभकारी होता है। अब हम अगला अभ्यास जिसको हम कहते हैं, अभी हमने सेतु बंदासन किया है, उत्तान पादासन किया, अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हम चलेंगे तो श्वास भर के अपने पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर ले जाएं और बिना घुटनों को मोड़े वहीं पर रोक कर रखेंगे। ये अर्ध हलासन का अभ्यास है। श्वासें इसमें स्थिर रखेंगे तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं रुक पाए तो वे सामान्य रखें श्वासों को। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जिनको पेट पर चढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फैट जो है वो घटाना है, वे लोग इसको जल्दी जल्दी कई बार किया करें। ये श्वास फिर से भर के एक बार फिर कर लिया जाएगा इसको। ये अर्ध हलासन, हल से आधी आकृति, हल की आधी आकृति, इसीलिए इसको अर्ध हलासन कहते हैं। पूर्ण हलासन आपको कई बार हमने बताया है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस प्रोटोकॉल का अभ्यास क्रम को कम कर रहे हैं। तो ये अर्ध हलासन, अर्ध हलासन के बाद हम चल रहे हैं अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों से एक साथ हम करेंगे इसको। दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़ करके अपनी छाती के पास में हम लाने की कोशिश करते हैं। श्वास पूरा बाहर छोड़ देते हैं और दोनों में से एक घुटने से अपनी ठोड़ी को लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास पूरा बाहर, पेट पूरा खाली। इस प्रकार से पवन मुक्तासन में हम थोड़ी देर रुकते हैं, जल्दी से वापस नहीं आते हैं। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन का अभ्यास हमारे पेट में वायु के प्रकोप को, अपान वायु को दूर करता है। श्वास बाहर छोड़ करके हमने इसको किया था। अब श्वास भरते हुए इसमें से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से थोड़ा सामान्य हो जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे। ये लगभग हमारा प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले आसनों में अंतिम अभ्यास था। एक बार फिर से इसी पवन मुक्तासन को दोहरा रहे हैं। पवन मुक्तासन, श्वास पूरा बाहर, पेट को खाली कर देंगे, पेट को पिचका देंगे। और जब ये पेट पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो हमारा पवन मुक्तासन की सिद्धि हो जाती है। श्वास पूरा बाहर। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन आदि में दर्द होता है, उनको गर्दन नहीं उठानी चाहिए। उनको केवल और केवल घुटनों को ही छाती से लगाने का प्रयास करना चाहिए। श्वास भरते हुए रिलैक्स, विश्राम, आरामदायक स्थिति में आ जाए। ये आसनों को ऐसे स्थिरता से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग बहुत जल्दबाजी में करते हैं, तो जल्दबाजी में किए हुए आसन आपको लाभ
नहीं पहुंचाएंगे, उल्टा आपके शरीर में तनाव पैदा कर देंगे। तो आपको सदा हर अभ्यास आराम आराम से स्थिरता से करना है। युवराज जी, गौतम जी, भारती जी, ऋतु जी, राकेश जी, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। शवासन में लेटने की स्थिति की विधि का वर्णन कर रहे हैं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला और दोनों हाथों को कमर के थोड़ी सी दूरी पर, और शरीर पूरी तरह से शिथिल ढीला छोड़ देंगे। आंखें कोमलता से बंद और शरीर के अंग प्रत्यंग पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला शिथिल करते चले जाएं। कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं, कंप्लीट रिलैक्स। इतने आसनों के बाद हमें सदा शरीर को आराम देना चाहिए। यदि इतना आराम नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, शरीर तनावग्रस्त हो जाएगा और थक जाएगा। अभी जितनी भी थकान आसनों की थी वह सारी अभी शव आसन में दूर हो जाएगी, और उसके अलावा शरीर में फिर से नई ऊर्जा का संचार होगा। शवासन हमारे शरीर में प्राणों का संचार, ऊर्जा का संचार पुनः कर देता है। तो और दूसरा, रक्त का जो प्रवाह है फिर से सामान्य कर देता है। और बहुत अच्छी बात है, जो व्यक्ति आसनों के अभ्यास के बाद सदा ही शव आसन का अभ्यास किया करे। हम अपने आसन में उठ करके बैठ जाएंगे और अगले अभ्यास, अगले क्रम को हम बढ़ेंगे। अगले क्रम में पहला हमने देखा प्रार्थना को, दूसरा चालन क्रियाएं, तीसरा योगासन जिसमें खड़े होकर बैठकर पेट के बल और पीठ के बल योगासन हमने किए। अगला अभ्यास हम प्राणायाम के लिए अपने किसी भी एक सहजतापूर्वक, स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक किसी भी एक आसन को लगा देते हैं। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के प्रत्येक वर्ष के जो प्रोटोकॉल है उसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हल्का फुल्का होता रहता है। तो कपालभाति के 30 के 3 स्ट्रोक 3 सेट, 30 स्ट्रोक के 3 सेट लगाने होते हैं, जिसमें हम कमर को सीधा रखते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं, हाथों से ध्यान मुद्रा लगा दी जाती है, पहली अंगुली और अंगूठा दोनों को मिला करके चिन्ह मुद्रा लगा दी जाती है। और फिर श्वास को नासिका के दोनों छिद्रों से, जिस प्रकार के वमन का वेग मुख से बाहर होता है, इस प्रकार से अपने दोनों नासिका के छिद्रों से श्वास को वेग पूर्वक बाहर फेंकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। पेट को हमने 30 बार बाहर श्वास फेंका और स्वाभाविक रूप से पेट अंदर की तरफ जाता है। ये कपालभाति का अभ्यास हुआ। शास्त्रकारों ने कहा कफ दोषों का निवारण होता है। हर बार फेफड़ों में से वेग पूर्वक जब पूरा श्वास बाहर आता है तो हमारे फेफड़े जो विजातीय द्रव्यों से, विजातीय पदार्थों से इनसे भरे हुए थे, वे पूरी तरह से श्वास के बाहर तेज वेग पूर्वक छोड़ने से शुद्ध हो जाते हैं। तो हमारा कफ दोष का निवारण होता है। भस्त्रावल्लौहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोषम निवारयेत। ये अलग अलग ग्रंथों की परिभाषाएं हैं कपालभाति की। तो कफ दोषों का निवारण होता है। इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट प्रत्येक दिन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल में
किसी को हानि ना हो, बच्चे बूढ़े सभी लोग कर सकें, ऑपरेशन वाले भी कर सकें, इसीलिए इसका 90 बार का ही अभ्यास बताया गया है। यानी कि 30 बार हमने अभी किया, फिर 30 बार दूसरी बार, फिर 30 बार तीसरी बार, यानी कि 90 बार का मतलब हो गया 1.5 मिनट। वैसे इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन जिनको जलोदर का रोग ना हो, जो स्त्रियां गर्भवती ना हो, जो मासिक धर्म में ना हो, ऐसे ही लोग इस कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, उन्हीं को करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, बीपी, उन लोगों को इसका अभ्यास तेज नहीं करना चाहिए। जो लोग किसी ऑपरेशन आदि को करवा करके हार्ट का, पेट का आदि ऑपरेशन करवा के आए हैं, उन लोगों को इसका अभ्यास तेज नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उनको करना नहीं चाहिए साल भर तक तो, फिर भी यदि शुरू करते हैं तो धीरे धीरे से हल्का हल्का शुरू करें। ये मध्यम गति का अभ्यास हमने बताया। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम की दृष्टि से अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ को हम ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे नासिका मुद्रा को हम लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं देखिए, आप सबको जूम करके भी दिखा रहे हैं। 2 उंगलियां हमारी ऐसे छोटी अनामिका और कनिष्ठिका दोनों ऊपर, और 2 उंगली हमारी तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लेंगे और अंगूठे को इस प्रकार से निकाल लेंगे। और अंगूठे को और इन 2 उंगलियों की सहायता से ही हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमने पहले दाईं नासिका को बंद कर दिया। इसमें दाईं नासिका को बंद करने के बाद बाईं से, लेफ्ट वाले से श्वास जितना भी भरा हुआ अंदर है उसको बाहर छोड़ देंगे, और पूरा जब बाहर छूट जाएगा फिर इसी से अंदर भरेंगे। और जब ये पूरा भर जाए तो दोनों उंगलियों को लेफ़्ट वाले से बंद करके, दोनों उंगलियों से लेफ़्ट वाली नासिका को बंद करके राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ़्ट से पूरा बाहर छोड़ देंगे। इस क्रम को लगातार चलाते रहेंगे। अनुलोम विलोम का ये नियमित अभ्यास हमारे शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन कर देता है। समस्त नाड़ियां हमारी शुद्ध हो करके और हमारा शरीर शुद्ध हो करके स्वस्थ होने लगता है। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हमें शांत एकाग्र स्थिति में बिल्कुल एकाग्र होकर के करना चाहिए, और प्राकृतिक रूप से वायु का आवागमन हमारे आसपास होता रहे। ये ऐसे ही वातावरण में किया जाता है। प्रयास करना चाहिए कि हम पेड़ पौधों अथवा वृक्ष के नीचे, पेड़ पौधों के पास में और खुले वातावरण में करें, जहाँ पर ताज़ा हवा अबाध रूप से बहती हो। वायु का संचालन बिल्कुल फ्रेश एयर के रूप में, वायु का संचालन इतना अच्छा होता हो जहाँ पर ये हमारे भीतर जाकर के हमारे रोगों को दूर कर सके। हर बार लंबा गहरा श्वास भरा जाता है और धीरे धीरे भरा जाता है। इसमें कोई शीघ्रता नहीं की जाती और प्रेशर भी नहीं लगाया जाता। बिल्कुल स्लोली जब आप करेंगे ना, तो पूरा श्वास इतना गहरा भरने में आएगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी का पूरा प्रयोग कर सकते हैं आप। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हमने बाईं नासिका से शुरू किया था, और बाईं ही नासिका पर इसको विराम देंगे, यानी कि दाएं से भरें और बाईं नासिका से इसको बाहर छोड़ करके विश्राम विराम। अगला अभ्यास शीतली का अभ्यास होता है। शीतली, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, ज्येष्ठ और आषाढ़ के मास में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, तो शीतली का अभ्यास हमें करना चाहिए। श्वास को जीभ से, मुंह से भरते हैं, जीभ को गोल गोल घुमा करके ऐसे नली की तरह से बना देते हैं, और जब नली की तरह से बन जाती है तो आवाज़ करते हुए श्वास भरते हैं। जब पूरी भर जाए तो जीभ को अंदर ले लेते हैं, थोड़ी देर रोक देते हैं शीतली के अभ्यास में।
और फिर धीरे धीरे राइट को बंद करके लेफ्ट वाले नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। शीतली का अभ्यास हमारे शरीर में ठंडक पैदा करता है। एक बार फिर से इसको कर लेंगे। श्वास पूरा भरें, मुख से, जीभ से आवाज़ करते हुए भीतर आपके ठंडक उत्पन्न हो जाएगी। शीतली का अभ्यास कर रहे हैं। आज का हम अभ्यास क्रम भी स्लोली चला रहे हैं, इसीलिए कि नए लोग भी हमारे साथ इस अभ्यास को कर सकें। पुराने लोगों को थोड़ा सा जल्दी का भी अभ्यास हो चुका है और हम थोड़ा गतिपूर्वक करवाते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणायाम को बैठ करके ऐसे ही स्थिरता से धीरे धीरे ही करना चाहिए, जिससे कि हम ठीक ढंग से शरीर में तनाव मुक्त स्थिति पैदा कर सकें। और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकाल करके इस श्वास को, इस शीतली को हमने विराम दे दिया। अब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का लगभग अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी। श्वास पूरा भर के इसमें नाक से गुंजन किया जाता है। कैसे? पहले कानों को हमने अंगूठों से बंद कर लिया और 3 अंगुलियों की कटोरी बना के आँखों पर रख ली, केवल दबाया नहीं, और एक अंगुली हमारी ललाट पर इस प्रकार से रखेंगे। अंगुली को थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, ललाट वाली अंगुली। तो इस प्रकार से ये भ्रामरी के अभ्यास को हम ऐसे सेट कर लेंगे पूरे हाथों की स्थिति को, और फिर श्वास पूरा भरेंगे और नासिका से भ्रमर का गुंजन। फिर से श्वास भर के भ्रामरी का भी ऐसे 3 से 5 बार नियमित रूप से अभ्यास किया जा सकता है। आज हमने 2 बार भ्रामरी का अभ्यास किया और इसके बाद ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का, प्रणव का, भीतर ही भीतर परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का स्मरण करना चाहिए और ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, विचार पूर्वक चिंतन करना चाहिए, जिससे कि आंखें बंद रहें, जिससे कि हमारे ध्यान का अभ्यास हमें रोज का हो जाए। ध्यान जो है हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम किसी भी आयु वर्ग के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं तो, हम व्यापारी हैं तो, हम अधिकारी हैं तो, हम अधिवक्ता एडवोकेट हैं तो, हम सीए हैं तो, हम डॉक्टर हैं तो, हम इंजीनियर हैं तो, हम उच्च पदों पर आसीन अधिकारी कोई हैं तो, ध्यान हमारे को सदा तनाव मुक्त रखता है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, किसी भी आयु का व्यक्ति हो, उसको ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान कैसे किया जाता है, हमने पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम इसी स्वामी न्यूज़ पर कार्यक्रम में बना रखा है। पिछले दिनों के आप जाएंगे, एक मानसिक स्वास्थ्य ध्यान के रूप में आपको एक कार्यक्रम का लिंक मिल जाएगा इसी फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी। उस पर आप ध्यान को सर्च करके उसका अभ्यास नियमित रूप से किया करें। अभी तो हम 2-3 मिनट ही कर रहे हैं ध्यान का अभ्यास। श्वास पूरा भरें और ओम का उच्चारण करेंगे हम। परमपिता परमात्मा जो कि सारे संसार को उत्पन्न करके इसका पालन कर रहा है, इसमें उपस्थित समस्त प्राणियों के अच्छे और बुरे समस्त कर्मों का फल दे रहा है, जिसने पूरे संसार को विचार करने की शक्ति और उससे भी बड़ी वेद ज्ञान की शक्ति प्रदान की, जिससे कि सभी प्राणी विशेषकर मनुष्य अपने जीवन को उत्तम
उत्तम रीति से चला सकें, श्रेष्ठ पद्धति से चला करके अपने इस जीवन को सफल बना सकें, अपने समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए हे प्रभु मैं समस्त संपूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसे संकल्पों के साथ हमें ध्यान करना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब ओर व्याप्त है। तद एजति तन एजति तद्दूरे तद्वंतिके। हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। परमात्मा की विराट सत्ता इतनी विराट है, इतना विराट परमात्मा है कि उस परमात्मा की सत्ता से कोई व्यक्ति दूर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उसकी व्यवस्था से बच नहीं सकता। अच्छा काम करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा और बुरा काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा। कभी क्षमा नाम का कोई भी प्रकार, कोई भी कार्य परमात्मा की व्यवस्था में नहीं है। इसलिए क्षमा मांगने की बजाय हमें अपने कर्मों को सुधार करना चाहिए। तो ध्यान करते हुए परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव करें। ईश्वर हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। आंखें खोलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कमर यदि हमारी झुक गई है तो उसको फिर से सीधा कर लेंगे। और चेहरे की भाव भंगिमाएं बिल्कुल सहज होनी चाहिए। प्रयत्न करें प्रसन्नता हमारे चेहरे पर बनी हुई रहे। हम परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर सब ओर है। सपरि अगाध शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। सपरि अगाध, सब जगह परमात्मा व्याप्त, ईश्वर ही ईश्वर। परमात्मा की सत्ता को जो अनुभव करके अपने जीवन को जीता है, वह व्यक्ति कभी पाप नहीं करता, वह व्यक्ति कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वह व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करें। हर समय ये विचार करे कि परमात्मा मुझे हर समय देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। मैं गलत काम करूँगा तो वो छोड़ेगा नहीं। परमात्मा की सर्वव्यापकता को जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो कभी बुरे काम नहीं करता, वो कभी गलत काम नहीं करता। तो सर्वव्यापक परमात्मा है। विस्लरी व्याप्त, विस्लरी अर्थात वह परमात्मा का नाम एक विष्णु भी है। विष्णु इसलिए है कि वो सब जगह व्याप्त है। विष्णु इसलिए परमात्मा का नाम कि वो सब ओर व्याप्त है। इसलिए परमात्मा के विस्लरी व्याप्तों के स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप का हमें चिंतन करना चाहिए। ऐसे ही हम अलग अलग नामों पर, ईश्वर के अलग अलग नामों पर विचार करके, जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, वही उपासनीय देव है। उपासनीय उसी की उपासना करने योग्य है। हे प्रभु, मैं प्रत्येक दिन आपका ध्यान करने आपकी शरण में आऊँगा और मुझे आप इसी प्रकार से तनाव मुक्त रखें, हर प्रकार से निरोगी बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ में मैं आपको वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम को हम ध्यान के इस अभ्यास के साथ में पूरा कर रहे हैं। हम संकल्प लेने के लिए हाथों को जोड़ लेंगे। हमें संकल्प में कुछ भी बातें विचार करनी है। क्या करनी है मैं बोल रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और इसको प्रत्येक दिन दोहराया करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शांति पाठ करने लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में
क्या दिया है? मंगल कामना को दिया है, सर्व कल्याण की कामना को दिया है, मंत्र को दिया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम, फिर से एक बार बोल रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। हे प्रभु, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरामय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखने वाले निरामय हों, सबका मंगल हो और कोई भी दुखी ना हो। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ में हमने आज के सत्र को पूरा किया है। और अपनी हथेलियों के घर्षण को हम करें, हाथों को ऊपर ले जाएं, मस्तिष्क के ऊपर, सिर के ऊपर की तरफ, और घर्षण करके गर्म कर लेंगे हथेलियों को। और दोनों हथेलियों को गर्म करने के बाद अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर, समूचे मुखमंडल पर हम लगाएंगे। और इससे हमारा योग का सत्र आज इस प्रार्थना के साथ में पूर्ण हुआ। ये प्रार्थना पूरी होने के बाद हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल लगभग पूर्ण हुआ। अब हम कुछ बातें जान रहे हैं, योग दिवस के दिन क्या हमें आवश्यकता होनी चाहिए, हमें कैसे इस पर्व को मनाना चाहिए। कल हम इस कार्यक्रम को 21 जून के दिन 7वें योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे। इसका प्रारंभ हुआ था 2015 में। भारत सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को यूएनओ में रखा गया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर रखने के बाद इसमें 177 देशों ने अपनी स्वीकृति दी थी कि हाँ, हम अपने राष्ट्र को योग से स्वस्थ करना चाहते हैं। योग से, क्योंकि 4 प्रकार के स्वास्थ्य मिलते हैं, एक शारीरिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य, एक बौद्धिक स्वास्थ्य और एक आत्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य हमारा प्राणायाम से और आसनों से मिल जाता है। बौद्धिक स्वास्थ्य प्राणायामों से और मुद्राओं से मिल जाता है, ध्यान से मिल जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य सभी आसनों की क्रियाओं और ध्यान के और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मिल जाता है। और आत्मिक स्वास्थ्य धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करके मिल जाता है। तो ये 4 प्रकार के स्वास्थ्य सभी लोग चाहते हैं। इसीलिए अब इस पर्व को मनाते हुए 7वां वर्ष है ये। 6 वर्षों से पूरे देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस भारत के योग के पर्व को, इस स्वास्थ्य पर्व को अपने घरों में, अपने बाहर के उद्यानों में, सरकारी स्तर पर, स्कूल्स में, ऑफिसेस में, इन सब में इस पर्व को 1 घंटे का योग का अभ्यास क्रम करके मनाते हैं। तो हम सबको कल योग दिवस के दिन योग करना है। आप जो नए लोग हैं वे भी इस कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को देख करके अपना अभ्यास करें। और कल हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में आप फिर से जुड़ेंगे। हम लाइव कार्यक्रम कल का जो चलाएंगे, आप सबकी सुविधा की दृष्टि से देर से चला रहे हैं, जल्दी नहीं चलाएंगे। आप सभी अपने घरों में रह करके इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं और घर पर योगाभ्यास अवश्य करें। तो कल का जो कार्यक्रम हम चलाएंगे, सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में प्रारंभ करेंगे और 45 मिनट योग का सामान्य प्रोटोकॉल, जो कि पूरे विश्व भर में किया जाएगा, उस प्रोटोकॉल को करेंगे। प्रातःकाल एक बार फिर लाइव होंगे हम और फिर प्रोटोकॉल के समय होंगे। इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।
आप सभी योग के साधकों का, स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी जितने भी दर्शक योग साधक हमारे साथ में योगाभ्यास कर रहे थे, उन सब का भी बहुत बहुत आभार। श्वास पूरा भर के एक बार ठहाका लगाएंगे, 3 बार इस हास्यासन को करेंगे। फिर से सामने की ओर। जब हंसी आने के लिए थोड़ी उत्तेजना, जोश चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसे ताली बजानी चाहिए, ऐसे धीरे धीरे। जब बहुत तेज गर्मी आ जाएगी तो हंसी भी बहुत अच्छी छूटेगी। श्वास पूरा भर के तो सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। तो योग करें, करें योग, नहीं रहें निरोग। किसी भी प्रकार से हमें कमज़ोर नहीं रहना, केवल और केवल योग हमें भीतर से सशक्त और मजबूत बना सकता है। इसीलिए योग को जरूर करें। अष्टांग योग का प्रत्येक दिन हमें अनुष्ठान करना चाहिए। आज के कार्यक्रम को इतना रखते हैं। स्वामी न्यूज़ का और सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। ओम शम।